हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्ष यानी 2024 में आए पॉलिटी के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 2025 का हमने डिस्कशंस किया था, इस क्लास में 2024 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में पॉलिटी पार्ट से जो इंडियन पॉलिटी पार्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं उसका हम डिस्कशंस करेंगे। तो इसमें जो है उसके जो क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे, अच्छे से डिस्कशंस होंगे, काफी उसको विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। तो कृपा करके जो है आप वीडियो पूरा देखें शुरू से अंत तक, और काफी रुचिकर होने वाला आपके लिए क्लास, और सबसे बड़ी चीज की काफी उपयोगी होने वाला है क्लास, क्योंकि इस आधार पे आप अपने तैयारी को आंक पाएंगे और एक अंदाजा लगा पाएंगे कि पॉलिटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी समान अध्ययन के पेपर 1 में पूछता आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का यह क्लास। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न कि परिसीमन आयोग क्या होता है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग वो होता है कि जो संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जो होते हैं उसको आबादी के हिसाब से उसको फिर से उसको पुनर्व्याख्या करना होता है कि कौन कौन सा क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। फिलहाल हम आते हैं कि अभी तक दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किए गए हैं, पहला प्रश्न है। इसका आंसर इसमें डी होगा, 4 किए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 4 कब किए गए हैं, कैसे उनका विकास हुआ है, सारी चीजों को हम बताते हैं। तो ये देखिए, अब व्याख्या में देख लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए। मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, वही आबादी आज भी होगी, या वर्तमान में जो बढ़ी आबादी, जाहिर सी बात है आबादी बढ़ी होगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ता है आबादी भी बढ़ती है। तो आबादी को समायोजन करने के लिए जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा का क्षेत्र या लोकसभा के क्षेत्र का वो पुनर्समायोजन किया जाता है। परिसीमन आयोग का यह काम होता है। ठीक है, तो जैसे आप जानते होंगे 1947 में आबादी कितनी थी, जो भी 30 से 35 करोड़ थी। आज हमारा 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन 2011 के सेंसस को ही अभी माना जाएगा, क्योंकि अभी जो है ऑफिशियली इसी को माना जाता है। 2011 के हिसाब से हम लोग शायद 121 करोड़ है। अभी नया जो सेंसस आएगा 2026 में होगा और 2027 में उसको लाया जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इसके पीछे की जानकारी। ठीक है, कि परिसीमन आयोग क्या है, उसकी मेन क्या आवश्यकता है। ठीक है, मेन उसकी भूमिका क्या है, सीमाओं का फिर से पुनर्निर्धारण जनसंख्या के समायोजन के लिए। और ये पहला परिसीमन आयोग कब बनाया गया था, देखिए 1952 के तहत। उसका जो था परिसीमन आयोग अधिनियम था, नोट कर लीजिए आप लोग। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में गठित था। पहला जो था, देश 47 में आजाद होता है, पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया जाता है, 1952 में। उसी प्रकार जो दूसरा परिसीमन आयोग हमारा गठन हुआ था, परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत 1963 में गठित किया गया था। यहाँ एक फैक्चुअल है, 1962 के तहत हुआ था, लेकिन 1963 में उसका गठन हुआ था। उसी प्रकार हमारा तीसरा परिसीमन आयोग जो है 1972 के तहत, परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत आपको 1973 में इसका गठन हुआ था। जो चौथा, जो आखिरी, जो अभी तक में जो बना है, उसका जो गठन हुआ था 2002 में गठन हुआ था। ठीक है, 2002 के बाद अभी भी, हालांकि अभी भी डिमांड उठ रहा है कि जो 2002 में हमारी आबादी थी, आज 2025 होगा, इन 23 वर्षों में आबादी बढ़ी होगी। तो इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल मुद्दा भी उभर के आ रहा है। आप लोग न्यूज में अगर रहते होंगे तो सुने भी होंगे कि परिसीमन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उसमें हालांकि जो दक्षिणी राज्य हैं वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उत्तर के राज्यों की आबादी ज्यादा है, तो चाहते हैं कि वहां पर फिर सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो इस वजह से वो इसका विरोध अभी कर रहे हैं। बहुत सारा उसमें पॉलिटिकल चीजें हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। यहां आप इसका आंसर समझिए। आप देखिए, प्रत्येक आयोग को जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने और विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर डी है, 4। मैंने चारों व्याख्या बता दिया, यानी इसका उत्तर डी होगा, 4 अभी तक किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसी प्रकार जो है इसका हमने व्याख्या कर दिया। इसमें चारों परिसीमन आयोग के बारे में हम आपको बता दिए, कब कब उसका गठन हुआ। इस आधार पे इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
संविधान का 71वां संशोधन, संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल करने के लिए संशोधन करता है? ठीक है, इसमें संशोधन किया गया। तो भाई 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं आप लोग जानते होंगे? हाँ, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। ठीक है, अब ये जो 92 में जो संशोधन किया गया तो उसमें जो है कह रहा है कि किन भाषाओं को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। अब यहां पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन चारों में से कौन कौन भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो कूट का उत्तर, इसका आंसर कह रहा उत्तर ए, यानी 1 2 3, मतलब कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को, 3 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अभी वर्तमान जो स्थिति 8वीं अनुसूची की आप देख पा रहे हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एनालिसिस पे, यानी व्याख्या पे। व्याख्या क्या कह रहा है देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। संविधान के 71वां अधिनियम 1992 ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं जोड़कर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें कोंकणी था। अब कोंकणी भाषा के बारे में भी कुछ फैक्ट्स है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। ये देखिए, मैं आपके लिए विशेष फैक्ट लाया हूं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि कोंकणी भाषा का एरिया क्या है। यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि कोंकणी भाषा जो है किस एरिया का भाषा है, किस क्षेत्र का भाषा है, या कभी कभी पूछ देगा किस राज्य में बोला जाता है, या कभी कभी पूछ देगा कि किस राज्य के क्षेत्र में पूछा जाता ये भाषा बोली जाती है। तो आप लोग समझ लीजिए, कोंकणी भाषा जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में यह मुख्य रूप से बोली जाती है, और इसको उस समय 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। कोई दिक्कत? उसी प्रकार जो है मणिपुरी, मेइती इसको कहते हैं, जो कि मणिपुर की आधिकारिक भाषा है। अब आपसे यहां क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि मणिपुरी की आधिकारिक भाषा कौन है? तो मणिपुरी तो है ही है, उसको दूसरा मेइती भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मैती समुदाय द्वारा बोली जाती है। अभी मैती का एक डिमांड भी मणिपुर में बहुत हिंसा उंसा हुआ था, खैर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे आप लोग न्यूज अगर देखते होंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल से देखिएगा। हालांकि यहाँ उसका कोई मतलब नहीं उसका यहाँ व्याख्या करने का। ठीक है, यहाँ पर बस केवल ध्यान दिलाने के लिए मैं बोल दिया कि मणिपुर में एक मैती समुदाय होती है और मैती भाषा ही वहां की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपको बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार नेपाली भाषा, अब यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाली भाषा तो भारत का है नहीं भाई, नेपाल में बोला जाता होगा, लेकिन भारत के कुछ एरिया में भी नेपाल की भाषा, नेपाली भाषा बोली जाती है। वो भारत के जो नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे बोली जाती है, उसमें दिया हुआ है। नेपाल में व्यापक रूप से बोली जाती है और भारत में भी विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में एक महत्वपूर्ण आबादी द्वारा बोली जाती है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में जैसे आपको सिक्किम सटा हुआ है नेपाल से, ठीक है, तो वहां पे कुछ जो होंगे पहाड़ी एरिया वाले राज्य, वो बोलते हैं ये भाषा को। तो जब ये हमारी एक निश्चित आबादी इस भाषा को बोलती है तो भाई 22वीं अनुसूची में जोड़ना ही पड़ेगा, सॉरी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल ही करना पड़ेगा, इसका मांग है। तो इसी मांग को पूर्ति करते हुए 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, जिसमें इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, इन भाषाओं को पूरे भारत में आधिकारिक क्षमताओं में उनकी मान्यता और उपयोग को बढ़ावा। आधिकारिक क्षमता, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये भाषा अगर शामिल हो गई, आपको पता है कि यूपीएससी का अगर आप पेपर देते हैं 8 ये जो 22 भाषाएं उन माध्यम से आप पेपर दे सकते हैं, पता है ना आपको। तो क्या हो गया, इसकी आधिकारिक क्षमता फिर बढ़ जाती है। इसीलिए भोजपुरी की भी डिमांड हो रही है कि भोजपुरी को भी जो है शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी एक भाषा नहीं, एक बोली है, और इसका कोई अपना इस तरह का इतिहास भी नहीं रहा है भोजपुरी का। ठीक है, बहुत बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है, तो इसीलिए अभी इसमें मांग उठ रहा है बहुत बड़ा। इसमें आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आधिकारिक भाषा, आधिकारिक क्षमता दिलाता है अगर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है। तो अब आपको यहां प्रश्न एक और बन सकता है कि अगर 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल किया जाता है तो उस भाषा के स्टेटस में क्या बदलाव आता है। तो इस प्रकार का बदलाव आता है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे आधिकारिक क्षमताओं में उनकी मान्यता मिलती है। मान्यता कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भाषा को अगर मान्यता मिलता है तो सबसे ज्यादा जो हम इस एग्जाम ही दे सकते हैं। ठीक है,
भोजपुरी तो नहीं 8वीं अनुसूची में, इसलिए वो वहां नहीं देता है। ठीक है, इवन इनका लिटरेचर भी होता है। तो ये एक आधिकारिक मान्यता होती है इनको। दूसरी तरफ इनके उपयोग को बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है, उपयोग को बढ़ावा मिलता है। यह संशोधन भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाषाई जो है भाषाई विविधता तो आप समझते होंगे कि मैक्सिमम लैंग्वेज के लोग बोलते हैं, और सांस्कृतिक समावेशिता, सांस्कृतिक समावेशिता मतलब होता है कि संस्कृति ऐसी है हमारी जिसमें हर समूह को हम अपनाते हैं, चाहे वो भाषाई स्तर पे अलग हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पे अलग हो, चाहे जातीय विभेद हो, इन सारे विभेद को हम दूर करते हुए हम उनका समावेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा भारत की जो मान्यता है, ये जो संशोधन इसी मान्यता को आधिकारिक रूप से पुष्टि करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तो इसलिए सही उत्तर ए होगा। 1 2 3 है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे 1 2 3। ठीक है, मैंने एनालिसिस में भी समझा दिया, एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और 1992 में, ये तो फैक्ट है, आपको शुरू में मैं बताया है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9A में दी गई है। पहला कथन यह है। दूसरा कथन यह है आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग क्या है 18वें में दिए गए हैं। ठीक है, यह रोमन अंक में लिखा हुआ है। उसी प्रकार तीसरा हमारा है, तीसरा नीचे आना चाहिए था लेकिन ये हमको लग रहा है थोड़ा सा पीपीटी बनाने में, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो पहला कूट क्या कह रहा है 1 और 2, दूसरा कूट क्या कह रहा है 2 3, तीसरा कह रहा है 1 3, डी कह रहा है 1 2 3। तो उत्तर इसमें दिया हुआ 1 2 3, यानी तीनों जो है कथन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कथन कैसे सही है। ठीक है, जब आप एनालिसिस में जब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे सही है। फिर मैं आपको प्रश्न वापस लेकर दिखाऊंगा कि ये कैसे सही हुआ। ठीक है, अब देखिए नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9A में दी गई है, इसलिए यह कथन सही है। ठीक है, अब कैसे सही है? यह कथन सही है, संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, उनकी स्थापना, संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। अब डायरेक्ट प्रश्न भी यहां बन सकता है कि जैसे कभी कभी फैक्चुअल प्रश्न भी पूछ सकता है कि संविधान के किस भाग में नगर पालिका की शक्ति का प्रावधान है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 9A, संविधान का 9A जो भाग है उसमें नगर पालिका से संबंधित चीजें हैं। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कभी कभी मान लो सारे भागों का नाम दे देगा भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 11। तो आप अगर आपको याद रहेगा तो आप वहां बता देंगे कि भाग 9A है। उसी तरह संविधान का भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, इसलिए जो है यह कथन सत्य है। अब इसका व्याख्या सुन लीजिए। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, ये तो आप लोग जानते होंगे, जनरली अनुच्छेद याद रहता है बट भाग थोड़ा सा भूल जाता है आदमी। ठीक है, भाग आदमी को उतना ध्यान नहीं रहता, 3 4 भाग 5 भाग तक ध्यान रहता है, उसके बाद थोड़ा आदमी भूल जाता है, बट ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम होगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 तक है। में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे पहले राष्ट्रपति शासन कहा जाता था, और वित्तीय आपातकाल सहित आपात स्थितियों से संबंधित प्रावधान है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसा हालांकि मैंने आपको यही बता ही दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, तो आप तो बता देंगे कि 352 से 360 के बीच में है। तो ये फैक्चुअल आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसी प्रकार संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, और अनुच्छेद 368 है, आप तो अनुच्छेद से संबंधित जानते ही होंगे। तो यहाँ पे यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में, अगर अनुच्छेद का क्वेश्चन बनाता है, अनुच्छेद का भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है डायरेक्ट। ठीक है, तो पूछ सकता है कि संविधान के संशोधन के प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आप लोग भी जो ऑनलाइन देखेंगे कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था है। आर्टिकल दे देगा अनुच्छेद 367, 368, 366, 365, तो आपको उत्तर 368 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे
अतः तीनों कथन सही है और सही उत्तर डी है, 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, अब इस कथन पे आप लोग ध्यान से सोचिए कि है कि नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है मतलब सही है कि नहीं, अंतरराज्यीय प्रवास राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। ठीक है, तीसरा कह रहा अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अंतर्गत संघ का विषय है। ठीक है, संगरोध मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन करना। ठीक है, ये बहुत टिपिकल वर्ड है, उसमें लिखा था, तो इसका मैं इंग्लिश वाले में देखा कि संगरोध का क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश वाला भी नीचे रहता है। तो क्वारंटाइन, जैसे क्वारंटाइन कर रहा था ना, तो आगे मैं बताऊंगा कि किसी प्रकार का हेल्थ इमरजेंसी हो जाता है तो क्वारंटाइन किया जाता है लोगों का, जैसे कोरोना में किया जा रहा था लोगों को। तो इसी संगरोध का मतलब आप लोग संगरोध नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश क्वारंटाइन से आप लोग समझ पाएंगे। उसी प्रकार तीसरा क्या कहा, चौथा क्या कह रहा है, निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। तो इसका जो उत्तर होगा सी है। अब मैं आगे व्याख्या बताऊंगा कि कैसे सी है। अंतरराज्यीय संगरोध यानी क्वारंटीन संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। ठीक है, अभी विषय से संबंधित पूछ दिया, जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। आप देखते ही होंगे कि राज्य और केंद्र के बीच जो है विषय बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये सूची के हिसाब से उनकी शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उस पे ये कुल मिला जुला के क्वेश्चन है, मोटा मोटी आप ये समझिए। अब हम आते हैं इसके व्याख्या पर। इसका व्याख्या है, पहला जो है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, और यहां क्या कह रहा है, राज्य सूची के विषय है। ठीक है, तो इसलिए कथन गलत है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं, इसे संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनियोजित किया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो कि संविधान के संघ सूची में सम्मिलित है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शामिल है। अब दे देगा अनुच्छेद 305 से 310, अनुच्छेद 301 से 307, और जो भी चारों ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद वाले प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच जो है अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य का प्रावधान है, और यह संघ सूची का विषय है। उसी प्रकार अंतरराज्यीय प्रवास के बारे में हम जानते हैं कि क्यों यह गलत हो गया। इसे संघ सूची या राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, प्रवासन विशेष रूप से अधिकारों और प्रतिबंधों के संदर्भ में आमतौर पर नागरिकता से संबंधित कानूनों के अंतर्गत आता है, जो है कि संघ का विषय है। इसको आमतौर पर नागरिकता से जोड़ा जाता है, और नागरिकता आप जानते हैं कि एक ही नागरिकता मिलती है हम लोग के देश की, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती, यहाँ पे केवल भारतीय होने की नागरिकता मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप होने के नाते, और नागरिकता किसका विषय है, पासपोर्ट जो जारी लिखा करता है, तो उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट बना आप लोगों का? नहीं बना, ठीक है, बनवा लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक संघ का विषय है। अब अंतरराज्यीय संगरोध जो कि सही था, ठीक है, इसको माना गया जो कि ऑप्शन के हिसाब से कि अंतरराज्यीय संगरोध संघ का विषय है। अब कैसे संघ का विषय है, इसको मैंने बताया आपको, क्वारंटाइन करना होता है। अब इसका व्याख्या आप समझ लीजिए, क्या वास्तव में संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। यह जन स्वास्थ्य था ही भाई, क्या था, कोरोना जन स्वास्थ्य तो था। यह जन स्वास्थ्य से संबंधित है और राज्यों के बीच बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। अब इसको आप लोग, इसका तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। हम लोग इस जनरेशन के हैं, हम तो आप लोगों से काफी पहले के जनरेशन के हैं, लेकिन हम लोग भाई इस जनरेशन में ही माने जाएंगे कि हम लोग या आप लोग से जो छोटे बच्चे, ये अभूतपूर्व जो संकट आया था मानव सभ्यता पर, कोरोना, उस संकट को हम लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर देखा, और बहुत अभूतपूर्व संकट था, बहुत कष्टदायक भी था। इसमें बहुत सारे लोग जो है यहाँ से वहां जा भी रहे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें जो है एक राज्य जो कर दे रहा था कि क्वारंटाइन करेंगे सीमा पर, तो राज्यों में जो है इस तरह की जो क्या कहा जा सकता है, कोरोना ना फैले उसको रोकने के लिए ये उपाय किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो तेजी से प्रसार होने वाला रोग था। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से किया गया, क्योंकि इसको आप लोगों ने साक्षात देखा है। निगम कर
यह संघ सूची के अंतर्गत संघ का विषय है, जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा था, राज्य का सूची के अंतर्गत आता, इसलिए यह गलत हो गया। 3 गलत है, 1 सही है, सी। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, इसलिए दिए गए विकल्पों में सी अंतर्राज्यीय संग्रह सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है, भारत के संविधान के अनुसार सही कथन है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने व्याख्या करने की भी कोशिश की और एक एक व्याख्या आपको बताया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। ठीक है, निजता के अधिकार को, अभी तो आप लोग जानते होंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सारे अधिकार को जानते होंगे, लेकिन निजता का अधिकार किसी अधिकार में ही सम्मिलित है, उसको हम लोग जानेंगे क्वेश्चन में। अब इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 15, 16, 19, उत्तर दे रहा है 21, अनुच्छेद 21, जीवन की स्वतंत्रता में ही शामिल किया सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को। तो बाकी हम लोग इसके एनालिसिस में हम समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, 15 को आप लोगों ने समझ लिया, आप लोग जानते भी होंगे। उसी प्रकार 16 जो है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है, और यहां क्या पूछा जा रहा है, निजता के अधिकार। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा दोनों। तीसरा है अनुच्छेद 19, भाषण, सभा, संघ स्वतंत्रता से संबंधित कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों ने समझ लिया, तीनों कि क्यों जो है इसमें जो है निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने शामिल नहीं किया है। ये तीनों स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कि किस किस में आता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, किसी प्रकार का विभेद से जो है, भेदभाव से जो है आपको मना करता है, किसी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं किया जाए। उसी प्रकार जो है 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता करता है। उसी प्रकार जो 19 जो है भाषण या वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मोटा मोटी आप लोग जानते ही होंगे। आर्टिकल 21 भी जानते होंगे कि जीवन की स्वतंत्रता से ये संबंधित है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है 21। सारा आपका आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है इमरजेंसी में जो है इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन जीने की स्वतंत्रता को कितनी भी इमरजेंसी में आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, या जो आपदा आता है उसमें भी नहीं सस्पेंड किया जा सकता। तो अब आगे समझते हैं हम। वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की है। हमेशा से जब भी जरूरत पड़ता है, आप जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, किसी प्रकार का इवन राज्य और केंद्र के बीच किसी प्रकार का जो विभेद उत्पन्न होता है किसी कानून को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो वहां पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये आया भी था, हम लोग जब पढ़ा पिछला क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे थे कि संघ का कैसे जो है ये कि कैसे आप पहचानेंगे कि भारत में एक संघ है, किन तत्वों के आधार पर। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक संघ होने की एक तत्व है। ठीक है, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो जो कि समय समय पर व्याख्या करता है, वही जो है 21 में भी जो है जीवन की स्वतंत्रता के अंदर ही निजता के अधिकार को माना है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। समझ गए आप लोग। अब हम लोग समझते हैं छठा, लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। आचार समिति मतलब एथिक्स। ठीक है, एथिक्स कमेटी, एथिकल कमेटी। प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, ये पहला कथन कह रहा है। तदर्थ समिति मतलब क्या होता है, एडहॉक। हाँ, अस्थायी एडहॉक मतलब कि जब जरूरत पड़ा किए फिर उसको समाप्त कर दिए। तो प्रारंभ में जो है आचार समिति जो थी एक तदर्थ समिति थी, ये कह रहा है। ये कथन सही है कि नहीं हम देखेंगे। दूसरा कथन कह रहा है केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नीचे दिए गए कूट में से सही का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तीनों आप लोगों ने ऑप्शन पे विचार कर लिया, और ऑप्शन इसमें जो है केवल 1 और 3 सही है। सीधे आप इस पे सही उत्तर पे आइए, 1 और 3, चूंकि आंसर यहां दिया हुआ है सी, 1 और 3। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये एक क्या कह रहा है। एक कह रहा प्रारंभ में तदर्थ समिति थी, इसका मतलब जो हमारी जो आचार समिति थी
वो पहले एडॉक समिति थी, हम आगे समझेंगे कि एडॉक समिति कैसे थी। उसी प्रकार जो है तीसरा जो कह रहा है कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। सही बात है भाई कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये जो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो इसलिए तीसरा भी सही है। और पहला दूसरा कैसे गलत है? दूसरा ऐसे गलत है कि केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ऐसा नहीं है, लोग कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए व्याख्या, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। ठीक है, मैंने बताया यह कथन सही है। लोकसभा में आचार समिति का गठन शुरू में लोकसभा के सदस्यों के नैतिक आचरण से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक तदर्थ समिति के रूप में किया गया था। तदर्थ समिति मतलब एडॉक समिति। ठीक है, एडॉक को मैंने बता दिया कि जब जरूरत पड़ता है उसको, जैसे मान लीजिए कि आप पर आरोप लगा, आप जो है संसद के सदस्य हैं, आप पे आरोप किसी ने लगा दिया कि जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या फिर सामूहिक रूप से आप जो है 4-5 सदस्य पे आरोप लग गया, तो उस आरोप की जांच करने के लिए, या मान लीजिए कि मैक्सिमम नंबर, लार्ज नंबर की संख्या में संसद के सदस्यों पर आरोप लग रहा है, कोई ऐसा घोटाला हो गया है, तो उसकी जांच करने के लिए जो है डिमांड उठा, तो तदर्थ समिति का एक गठन कर दिया गया, आचार समिति का। और जब वो अपना सलाह दी तो उसको फिर खत्म कर दिया गया। पहले ये प्रारंभ में वैसे थी। ठीक है, केवल लोकसभा का सदस्य लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, यह कथन गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? हालांकि लोकसभा के सदस्य अनैतिक आचरण के बारे में चिंताएं जरूर उठा सकते हैं, लेकिन नागरिक या अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकते हैं, यह केवल लोकसभा के सदस्यों तक सीमित नहीं है। ये आप और हम भी उठा सकते हैं, तभी तो मीडिया बोलती है। कोई भी बोल सकता है। मान लीजिए संसद के सदस्य हैं रवि, ठीक है, या मान लीजिए कि अभिषेक सदस्य हैं, ठीक है, और जो इनका आचरण जो है विपरीत है, क्योंकि विपरीत ये करते हैं, तो फिर जो है तुम शिकायत कर सकते हो, हम शिकायत कर सकते हैं कि इनका आचरण जो है अप टू द मार्क नहीं है, या भ्रष्टाचार में लिप्त है, या अन्य जो है अन्य अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, उसका हम एविडेंस देंगे, तो उठा सकते हैं आवाज, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अलग बात है कि भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है, उतना जो है जागरूक नहीं होने के कारण जो है सवाल नहीं उठा पाती है, या फिर अपने रोजगार, अपने बहुत सारी चीजों में फंसी हुई है भारत की जनता, तो इन सब चीजों को सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, बहुत अभी रिच नहीं है हम लोग, तो बहुत सारा उसका कारण है, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप देखिए, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। सीधी सी बात है कि भाई समिति, मान लीजिए कि आप पे आरोप है और आपका मामला चला गया कोर्ट में, तो वो उस मामले में वो विचार नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट के अगेंस्ट आप ना बोल सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय हमेशा होता है, उसके 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 निर्णयों पे भी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, हम बता सकते हैं कि निर्णय क्या है, तो इसलिए माननीय न्यायालय का हमेशा सम्मान है भारत में। यह कथन सही है, ठीक है, जो कि हमारा ये कह रहा था कि यह समिति मामले विचार नहीं कर सकती, इसलिए यह कथन सही है। ठीक है, और इसलिए दिए गए कथन पर सही उत्तर 1 और 3 होगा। मैंने व्याख्या में आपको एक एक लाइन, एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। अब हमारा जो है 7वां प्रश्न है, जो कि सीधा प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी यूपीएससी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है जो कि डायरेक्ट हिट करने वाला होता है, और लड़के बहुत खुश हो जाते हैं कि आहा ऐसा प्रश्न मिला है, अब तो इसको मैं छक्का मारूंगा इस बॉल पे, और कभी कभी बोल्ड भी हो जाते हैं, गलत मार के आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे प्रश्न पे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ध्यान से पढ़ें। अब इसमें आप जो है इसका आंसर तो डायरेक्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग को भी दिख रहा होगा कि इसका आंसर ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, कि इसका आंसर डी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, व्याख्या में हम समझ लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक केवल कितने 2 दिन, 2 ही दिन है ना, 3 दिन मान लीजिए, 9, 10, 11 तक संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जो संविधान के पूर्ण होने उसे अपनाने तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। अब यहां सवाल आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब तक रहे? संविधान बनने तक रहे कि संविधान लागू होने तक रहे? तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये बनने तक भी थे और लागू होने तक भी थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि तब तक हमारा जो है राज्य जो है, जो देश था, वो रिपब्लिक नहीं बना था। रिपब्लिक तब बना था जब 1950 में संविधान लागू हुआ, ये तो आपको पता होगा। तो रिपब्लिक जब बना तो हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? यहाँ पे राष्ट्रपति होता है भारत में।
तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे भारत के, परिस्थितियों को समझिए, पहले राष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति बने होंगे तो संविधान को अपनाया जा चुका था तब तक, तो वो राष्ट्रपति का पद छोड़कर संविधान सभा का अध्यक्ष पद छूट गया होगा, राष्ट्रपति वो बन गए होंगे, ऐसा अजम्पशन हम कर रहे हैं और ये हुआ भी होगा। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। भारत क्या है कि रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है, आप लोग को ये सिस्टम पता होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। और इंग्लैंड और भारत में क्या अंतर है, ये सब सवाल आप लोग ढूंढिएगा, मैं आपको हिंट कर दिया कि भारत रिपब्लिक क्यों है, इसको रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। हाँ, आप रवि आप नहीं बताया, आपको ध्यान नहीं आया। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, जिस राज्य का राष्ट्र का प्रमुख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको निर्वाचित किया जाए तो वह स्टेट गणराज्य या रिपब्लिक होता है, ठीक है। और इंग्लैंड का जो महारानी होती हैं वंशानुगत है, ठीक है, इसलिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। इसको भी आप खोजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वो होता है जहां का राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है, लेकिन वहां का राजा जो होता है मोनार्की सिस्टम में वंशानुगत होता है, अनुवांशिक होता है, तो वहां महारानी का सिस्टम चला आ रहा है, इवन जापान में भी चला आ रहा है। लेकिन हमारा जो है हमने रिपब्लिक सिस्टम अपनाया, यहाँ का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसको, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे, इसलिए इसको रिपब्लिक कहा जाता है। इस तरह के टर्म को भी आप समझिए, ठीक है। अब देखिए हम प्रश्न 8वें पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में निम्नलिखित में संसद संविधान के किसी प्रावधान में निम्नलिखित तरीकों से संशोधन कर सकती है, ठीक है। परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, दिए गए कूट का प्रयोग करें। भाई 368 के अनुसार तो कुछ भी कर सकती है? तीनों कर सकती है, परिवर्धन भी कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है, निरसन भी कर सकती है, तो इसलिए इसका आंसर 1 2 3 तीनों होगा। अब आपको मन में आ रहा होगा कि परिवर्धन क्या होता है, तो अब समझ लेते हैं। परिवर्धन होता है नए प्रावधान को जोड़ना, जो यहाँ पे क्या है आपको मान लीजिए यहाँ लिख रहा है परिवर्तन, परिवर्तन मतलब तो आप समझ रहे होंगे, और निरसन मतलब भी समझ रहे होंगे कि समाप्त कर देना, कि भाई हाँ हाँ। और ये होता है कि परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जो है नए प्रावधान को जोड़ना। कभी कभी होता है ना, देखते होंगे कि किसी संविधान में ए लगा दिया गया, किसी आर्टिकल में ए जोड़ दिया गया, बी जोड़ दिया गया, ठीक है, तो वो नए प्रावधान को उसमें जोड़ दिया जाता है, उसी को कहा जाता है परिवर्धन। और परिवर्तन और निरसन तीनों कर सकती है। हम लोग फिर व्याख्या पढ़ते हैं, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान के किसी प्रावधान में निम्नलिखित तरीकों से संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। पहला होता है परिवर्धन, संसद संविधान में नए प्रावधान जोड़ सकती है। जब परिवर्धन करेगी तो 368 के तहत ही वो करेगी। जब वो परिवर्तन करेगी, संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है। तो जब परिवर्तित करती है तो परिवर्तन हो जाता है। निरसन मतलब संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को हटा या रद्द कर सकती है। तो तीनों तरीका होता है, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, बिल्कुल 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 यहां लिखा भी हुआ है के अनुसार होता है, ठीक है। ये विधियां संसद को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और कानूनी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है, हमारी जब बदलती अब जाहिर सी बात है कि 1947 में जो परिस्थितियां थी, आज 75 साल बाद भी वो परिस्थितियां नहीं है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां होती है नए उसमें संशोधन जोड़े जाते हैं, जो है उसको, जैसे मान लीजिए शिक्षा का अधिकार था, तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ना। तो भाई पहले तो नहीं था शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में, लेकिन शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया क्योंकि परिस्थितियां कह रही थी कि शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कानून में संशोधन किया जाता है, वो परिस्थितियों को देख के, देश काल परिस्थितियों को देख के, तो ये इंपावर किया गया है 368 के तहत संसद को इंपावर किया गया, इतनी शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो इस मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा आप जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 17 में चलते हैं।
संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको ध्यान से समझिएगा। धन विधेयक में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है और आदमी गड़बड़ा जाता है, धन विधेयक में मार के उल्टा आंसर चला आता है, कहता है कि हम तो सही मारे थे जी, कैसे जो है गलत हो गया। तो कृपया करके इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है, कथन सही है। यहां ध्यान से ये भी देखिएगा, यहां भी जो है गड़बड़ कर देते हैं लोग। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। आपको मैं बता दूं कैसे सही है, व्याख्या में आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, उस प्रक्रिया को हम लोग अभी जानेंगे। और दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, बस एक ही पावर है कि अनुमोदन कर सकती है। कुछ जब वहां भेजा जाएगा तो उसमें सलाह दे सकती है कि ये इसमें और सुधार किया जाए। उस सलाह को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, और धन विधेयक राज्यसभा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, तो ये गलत है। 4 गलत है, इसमें 1 2 3 जो है सही है। सुझा सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, यह कथन सही है। ठीक है, देखिए हम लोग कितने अच्छे से आपको हम बना के दे रहे हैं कि ये कथन है तो ये कथन सही है, ये अगर कथन गलत है तो यहां लिख रहे हैं कथन गलत है। तो कृपया करके ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 संसद में धन विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के लिए अप्लाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, ये आप लोग 109 बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यह कथन सही है, हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अब पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो इसमें से आंसर होगा अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन फैक्चुअल एक आध आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते रहेंगे, 10 क्वेश्चन में से 1 2 फैक्चुअल रहते ही रहते हैं। राज्यसभा विधेयक को स्वीकृत कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यह कथन सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने का आधिकारिक अधिकार नहीं है, केवल संशोधनों के लिए सिफारिशें कर सकती है जिन्हें लोकसभा स्वीकार कर भी सकती है या नहीं भी। मतलब लोकसभा के पास ये ऑप्शन है कि अगर राज्यसभा को चूंकि माना जाता है कि उसमें ज्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे लोगों का वो माना जाता है समूह या उस हाउस को, तो उसमें इसलिए भेजा जाता है कि अगर कुछ ऐसी चीजें वो सुझा दे जो हमको अच्छा लगे तो उसको मान लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो उसको नहीं मानेंगे। ये स्वतंत्रता लोकसभा पे छोड़ा गया है, लोकसभा पूरी तरह इंपावर है इस चीज को लेकर। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लेकर लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, यह कथन गलत है। चौथा कथन था जो वो गलत है। ठीक है, केवल तीनों सही है। ठीक है, 3 1 2 3, चौथा जो है गलत है। और क्यों गलत है यह भी आपको देखिए, मैं हर कथन को आपको समझा रहा हूं। लोकसभा के पास राज्यसभा द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार करने या स्वीकार करने का विवेकाधिकार है। हालांकि राज्यसभा धन विधेयक में सीधे संशोधन नहीं कर सकती, वो केवल संशोधन सुझा सकती है। इसलिए दिए गए विकल्पों के आधार पर सही कथन सी है, 1 और 2 3। ठीक है, आप लोग फिर से क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिएगा। एनी डाउट? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और फिर एक बार आप लोग एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तीनों गलत, तीनों सही था, चौथा गलत था। तीनों क्यों सही था वो मैंने बता दिया, और चौथा क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया। अब आप लोग 10 प्रश्न 10 पे आइए। पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में
एनईसी यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल हैं? मतलब कि एक क्वेश्चन तो यहां से आपको क्वेश्चंस में ही एक क्वेश्चन ऐसे बन गया कि पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, अभी हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे, अभी जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। एक क्वेश्चन तो इससे बन रहा है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यानी पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो उसका आंसर होगा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। हो सकता है वहां आपको दे दे पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1973, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1974, तो उसमें आपको कंफ्यूज करेगा वो, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा कि 1971 ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में होता है अक्सर 71, 72, 73, 74 दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब जो है इस प्रश्न पे आते हैं कि इस अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल हैं? सदस्यों, इसका मतलब कि सदस्यों के शामिल करने में कुछ संशोधन किया गया होगा। तो उसमें देखिए, संघटक राज्य का राज्यपाल, संघटक राज्य मतलब होता है कि जिस राज्य से संबंधित है उसके राज्यपाल। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देकर घबराए होंगे, तो कभी भी ऑप्शन में अगर हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है ना वही मैं लेकर आया हूं, जो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन हिंदी में दिया वही सेम है, हम अलग से नहीं लिख सकते ना। लेकिन चूंकि आपको इस वर्ड में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, संगठक क्या एक बार और उधर आया था, एक और वर्ड कुछ आया था, तो कहने का मतलब है कि वह तुरंत आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इंग्लिश में भी पेपर छपा होता है, तो तुरंत इंग्लिश वाला भी देखिए। इंग्लिश वाला अमूमन टेक्निकल वर्ड जो होते हैं एक ही होते हैं। ठीक है, और हिंदी में टेक्निकल वर्ड की कमी है और ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से लोग कर देते हैं, तो जहां भी कंफ्यूजन हो आपको इंग्लिश वाला पेपर तुरंत देखना है। इसलिए इंग्लिश के वर्ड को की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इसलिए बार बार हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि हिंदू अखबार या इंडियन एक्सप्रेस अखबार, उसमें एक दो न्यूज इंटरनेशनल का या फिर जो ओपेड पेज होता है उसका जरूर पढ़िए। जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे उनके लिए भी ये विशेष सलाह है कि अखबार इंग्लिश का जरूर से जरूर पढ़ें, इंग्लिश के वर्ड की भी आप जानकारी रखें, नहीं तो केवल अगर आप हिंदी जानते रहेंगे तो ऐसे शब्दों पे आप फंसेंगे और यूपीएससी के पेपर में ऐसे शब्दों की भरमार होती है। ठीक है, अब इसी तरह कह रहा है संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, मतलब जो संबंधित राज्य है पूर्वोत्तर परिषद से उसके मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 30 सदस्य। ठीक है, मनोनीत मतलब नामित, नॉमिनेटेड, जो भी आप समझिए, भारत का गृह मंत्री। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन शामिल है? 1, 2, 3, मतलब संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य। भारत का गृह मंत्री इसका मेंबर नहीं होता है। आप तो यही उत्तर समझ गए इसका, लेकिन फिर भी इसके एनालिसिस में हम कुछ और भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी, वो तो उसमें ही दिया था। 2002 में एनईसी अधिनियम के संशोधित प्रावधान के अनुसार परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। संगठक राज्य के राज्यपाल, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल एनईसी के सदस्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, पूर्वोत्तर परिषद जो वहां के चीजों को देखने के लिए काम करती है, उसमें वहां के राज्य के राज्यपाल यहाँ जो है इसके समिति में शामिल हैं। ठीक है, परिषद में, सॉरी परिषद में। उसी प्रकार संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7 सिस्टर, तो 7 सातों राज्य के मुख्यमंत्री, सातों राज्य के राज्यपाल इसके परिषद में शामिल हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य यानी नॉमिनेटेड 3 सदस्य रहते हैं। इसमें राष्ट्रपति उसको नामित कर सकते हैं, नॉमिनेटेड कर सकते हैं। गृह मंत्री इसका सदस्य नहीं है, इसलिए उत्तर में जो चौथा जो था वो गलत है और उत्तर जो होगा केवल 1, 2, 3 है। तो आप लोग इसका व्याख्या भी देख लीजिए एक बार और प्रश्न भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा इफ बट नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था और इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो उस इंफॉर्मेशन को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म ही है। तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब? अब कंडीशन भी दे रहा है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो। संकल्प मतलब प्रस्ताव, ठीक है, जब प्रस्ताव विचाराधीन हो उनको हटाने का, ठीक है, वो पीठासीन होगा नहीं होगी। पीठासीन मतलब होता है अध्यक्षता करना। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, उसे प्रस्ताव पर प्रथम दृष्टया मतदान करने का अधिकार नहीं होगा होगी, ठीक है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, अब ये कह रहा है केवल एक सही है, वो पीठासीन नहीं होगा। हाँ, यानी उसको बोलने का अधिकार होगा और उसको जो है मतदान करने का भी अधिकार होगा, लेकिन कंडीशनल है प्रथम दृष्टया। तो उसको हम लोग समझते हैं कि दोनों कैसे गलत है और पहला कैसे सही है। अब देखिए, जब अध्यक्ष को, कथन एक सही है, जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा। वही कह रहा है कि पीठासीन, पीठासीन मतलब अध्यक्षता नहीं करेगा, तो कथन सही है। दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि अध्यक्ष प्रथम दृष्टया संसद सदस्य के रूप में बोल और मतदान कर सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं, ठीक है। बोल सकता है, ठीक है, बोल सकता है प्रथम दृष्टया, तो वो सही है, और मतदान भी कर सकता है, लेकिन संसद के सदस्य के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर नहीं। इस टेक्निकलिटी को आप समझिए कि जब वो पीठासीन है, हाँ, पीठासीन के तौर पर नहीं, लेकिन जब पीठासीन जब मत देना होगा तो वो संसद के सदस्य के तौर पर मत देगा ना, और संसद के सदस्य के तौर पर वो बोल सकता है, इसलिए वो दोनों कथन सही है। समझ गए आप लोग? यही ये कहना चाह रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत किसी प्रश्न में हुआ? मैंने सारा प्रश्न समझाने की कोशिश की पूरी अच्छे तरीके से, सारे ऑप्शन को भी आपको हमने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण दे के समझाया। तो ऑनलाइन से माध्यम से भी जो जुड़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो देखेंगे छात्र, उनसे भी ये हमारा अनुरोध है कि कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये कंटेंट लेकर आते हैं और आपके लिए एनालिसिस लेकर आते हैं। इसमें हम लोगों की काफ़ी मेहनत लगती है, तो हमारे मेहनत को समर्थन दीजिए, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में वर्ष 2023 के प्रश्नों के साथ, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।